Hello dear student, welcome to my channel. In this video, we are going to learn the concept of how to find total number of relation. Suppose that you have a non-empty set A and A have a total n number of element, then what is the total number of universal relation, symmetric relation, anti-symmetric relation and number of equivalence relation. So basically आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे और ये सारे फॉर्मूले को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए हैव अ टू एलिमेंट 1 and 2 and you know that its Cartesian product is equal to 1 1 1 2 2 1 and 2 2 and you can also write in this way like in the form of matrix and you have also know that what is the cardinality of A cross A and total number of subset possible in this Cartesian product A cross A. So you tell me. So its cardinality is equal to 2 multiplied by 2 is equal to 4 and its total number of subset is equal to 2 to the power 4 means total 16 नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल। ये सारी चीज आपको पहले से ही पता है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अब मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए कुछ इस तरह से देता है जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है a1 a2 a3 अप टू an। तो इस केस में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सो बेसिकली ए क्रॉस ए कुछ इस तरह का हो जाएगा a1 a2 a1 a3 और इसके पहले a1 भी होगा, ये मिसिंग है यहाँ पे, और फिर a1 a4 अप टू an या फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में। आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो इजीली समझ पाओगे इसको क्योंकि यहाँ पे देखो a11 है मीन्स इसका एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और यहाँ पे भी यही है मीन्स डायगोनल एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी जितना भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो खुद से रिलेटेड होगा। तो इस केस में इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा मीन्स यहाँ पे जो ए क्रॉस ए होगा वो n क्रॉस n हो जाएगा क्योंकि जब a के पास 2 एलिमेंट था तो इसकी कार्डिनलिटी 2 क्रॉस 2 हो रही थी, तो यहाँ पे भी n क्रॉस n होगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। और वहीं पे जब हम लोग इसकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 to the पावर n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि ये सारी चीज पहले ही डिस्कस हो चुकी है। आइए अब हम लोग इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो आप लोगों के पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the पावर n स्क्वायर है। तो रिलेशन की डेफिनेशन से आप लोग को पता है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी सबसेट होगा वो सारे सबसेट एक तरह का रिलेशंस होगा और कितना सबसेट पॉसिबल है 2 to the पावर n स्क्वायर, जिसमें फाई इसका सबसेट होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद अपने आप में एक सबसेट होगा और इसके अलावा और भी बहुत सारे सबसेट होगा जो इस पे एक रिलेशन डिफाइन करेगा क्योंकि रिलेशन का डेफिनेशन ही है वो सारे नॉन एम्प्टी सेट जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट है उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे। तो देखो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है और भी बहुत सारा सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे आप सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को कंसीडर कर लो तो ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे टाइप का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, बट उनमें से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग स्पेशल नाम से बुलाते हैं। जैसे फाई ये भी एक टाइप का रिलेशन है तो इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। और ये जो है ए क्रॉस ए ये खुद का एक सबसेट है मीन्स ए क्रॉस ए अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलेशन है, तो इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन नाम देते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग इसकी डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं ये वाला, तो इसका भी एक यूनिक नाम दे देते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे हमेशा यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन होता है और एम्प्टी रिलेशन होता है। मीन्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्टी रिलेशन होगा और एक ही आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन जो होगा ये 1 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन भी 1 ही होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं
इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, तो देखो बच्चों ये खुद का भी एक सबसेट है, तो खुद का भी एक सबसेट है तो ये एक प्रकार का रिलेशंस भी होगा, और इस तरह की रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन नाम देते हैं, और जिसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 टू दी पावर n स्क्वायर। तो इस नॉन एम्प्टी सेट ए पे हम लोग 2 टू दी पावर n स्क्वायर नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये तो बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन था, बट इसी सेट पे आपसे ये पूछा जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सब कैसे कैलकुलेट करोगे, आइए सीखते हैं। तो आपको पास नॉन एम्प्टी सेट ए दिया हुआ है जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, और इसको आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, और आप चाह रहे हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से टोटल कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आइए हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को कॉमन ले लेते हैं या इससे रिमूव कर देते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ से ये वाली डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो एलिमेंट्स बच रहा है उसको यहाँ पे मैंने लिख लिया। आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो A1 है, इसके बाद क्या आएगा A1 A2। तो देखो बच्चों यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा ये क्या होगा A2 A1, मतलब इसका सिमेट्री यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसी तरह से कहीं पे एलिमेंट होगा AI AJ, तो इसका सिमेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल होगा AI AJ। तो ये टेबल कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतना चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों A के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स था और इसका कार्डिनलिटी क्या था n स्क्वायर, इसमें टोटल n क्रॉस n एलिमेंट है, मीन्स n स्क्वायर एलिमेंट है। इस n स्क्वायर में से हम लोगों ने ये डायगोनल एलिमेंट्स को रिमूव करके यहाँ पे लिख दिया है, मीन्स n एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। तो इस मैट्रिक्स के पास टोटल कितना एलिमेंट्स बच रहा है n स्क्वायर माइनस n, और आप देख सकते हो कि हर एक सेल में दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस पूरी मैट्रिक्स में टोटल कितना ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, इसका आधा ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएगा, मीन्स n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 ऑर्डर्ड। इतना समझ में आया। अब हम चाह रहे हैं कि इससे टोटल कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया जा सकता है। तो आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन याद कीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है अगर वो रिफ्लेक्सिव होता है तो उसका सारा एलिमेंट कम से कम खुद से रिलेटेड होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप इस डायगोनल एलिमेंट्स को देखो, तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, मतलब इस केस में ये वाली डायगोनल एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, मीन्स इसका सिलेक्शन कन्फर्म है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको हमको लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे ही। तो इसकी सिलेक्शंस का क्या चांस हो गया, मतलब कन्फर्म सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कितना चॉइस हो गया, सिर्फ एक ही चॉइस है, लेना ही पड़ेगा इसको, और इसको भी लेना ही पड़ेगा, इसके लिए भी 1 चॉइस है, और इसी तरह से इसके लिए भी 1 ही चॉइस होगा, मीन्स इसको भी लेना ही पड़ेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो एटलीस्ट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे ये खुद से रिलेटेड वाले कंडीशंस को मैंने ले लिया। अब क्या है कि ये एलिमेंट इसमें आ जाता है तो भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, और नहीं आता है तो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वहीं इस ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें शामिल हो जाता है तो भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, और नहीं होता है तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ से हमें कितना चॉइस मिल रहा है, टोटल 4 चॉइस मिल रहा है। तो इसको सेलेक्ट करने का टोटल 4 तरीका हुआ, और सेम इसी प्रकार इसको सेलेक्ट करने का भी 4 ही मेथड होगा, और इसको सेलेक्ट करने का भी 4 ही तरीका होगा। और हमारे पास टोटल n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये सारे को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका 4 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा
2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करने का टोटल इतना तरीका होगा, और इसको सेलेक्ट करने का टोटल 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अप टू n टाइम्स, तो ये 1 ही आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इन दिस केस क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, तो यही टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 to the power n square minus n। I hope you understand this concept very well. So now you tell me what is the total number of irreflexive relation। ये बहुत ही आसान है। irreflexive relation होने का क्या कंडीशंस है कि इस सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसका पार्ट नहीं होगा, तो इसको छोड़ करके हमारा जो भी ऑर्डर्ड पेयर बच रहा है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर की सिलेक्शन का जो तरीका होगा वही हमारा नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा। तो देखो इस केस में क्या है कि इसको हमेशा के लिए एक्सक्लूड ही करना होगा, तभी हमारा रिलेशन इरिफ्लेक्सिव होगा, इसलिए इसको हटा देंगे, सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने का क्या चांस है, तो जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेम चॉइस रह जाएगा। इसको सेलेक्ट करने का दो तरीका है, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो भी हमारा रिलेशन इरिफ्लेक्सिव होगा। इसको भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 चॉइस है, मतलब 4 चॉइस है, और हमारे पास टोटल इतना नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ से फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, टोटल इतना तरीका मिल जाएगा, और यही हमारा टोटल नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। मीन्स इसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब अगर हमारा A1 A2 से रिलेटेड हो और हमारा A2 भी A1 से रिलेटेड हो, तो उस केस में हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो देखो डायगोनल एलिमेंट हमेशा सिमेट्रिक कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है। मीन्स अगर ये 1 1 होता, ये 2 2 होता और ये मान लो ये n n होता, तो ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा सिमेट्रिक वाली कंडीशंस को सैटिस्फाई करती है। तो आप यहाँ पे इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, इसलिए इसको सेलेक्ट करने का हमारे पास 2 तरीका है, आप ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार इसको भी आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, और इसका भी 2 तरीका होगा। तो यहाँ से हम लोग के पास टोटल 2 2 मीन्स n टाइम्स 2, तो 2 to the power n नंबर ऑफ वेज हो गया इस सेल के लिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस सेल का। तो बच्चों सिमेट्रिक होने के लिए अगर इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मीन्स A1 A2 से रिलेटेड है, तो सिमेट्रिक होने के लिए ये वाली सेल की जरूरत पड़ेगी, A2 को A1 से भी रिलेटेड होना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यदि हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, या फिर आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो है इसका सिलेक्शन इस पे डिपेंडेंट है और इसका सिलेक्शन इस पे डिपेंडेंट है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ चॉइस 4 ना होकर के 2 हो जा रहा है। तो इस सेल को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका 2 है, और इसके नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करने का भी टोटल तरीका 2 होगा, और इस सेल को सेलेक्ट करने का भी टोटल तरीका 2 होगा, और हमारे पास टोटल n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ सेल्स है। तो ये सारे को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका 2 to the power n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर दैट इज 2 to the power n, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 to the power
n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सो आई होप you also understand this concept very well. So now let's move on our another important concept, that is how to find total number of asymmetric and antisymmetric relation. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन मिल जाए। तो आप लोग एसिमेट्रिक का डेफिनेशन याद कीजिए। एसिमेट्रिक होने का क्या कंडीशंस था? मान लो अगर हमारा A1 A2 से रिलेटेड है तो एसिमेट्रिक होने के लिए A2 को A1 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। A2 डज नॉट रिलेटेड टू A1, तभी हमारा ये एसिमेट्रिक होगा। और आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होता है, मीन्स मान लो अगर ये 1 1 है, नेक्स्ट 2 2 है और ये वाला n n है, तो ये क्या है कि ये हमारा सिमेट्रिक वाली कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रहा है। और मेरे को वैसा रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक ना हो, मीन्स एसिमेट्रिक हो। तो ये वाली एलिमेंट्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कंसीडर करोगे तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा, इसलिए इसको कंसीडर करना ही नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब आप लोग इस ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करते हो तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को सेलेक्ट कर लोगे तो देखो फिर से ये सिमेट्रिक वाली कंडीशंस को सैटिस्फाई कर देगा। मीन्स A1 A2 से रिलेटेड है तो हमारा A2 A1 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया इसको सेलेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप A2 और A1 को सेलेक्ट करो बट इसको सेलेक्ट ही ना करो, तो भी ये सिमेट्रिक की कंडीशंस को सैटिस्फाई नहीं करेगा और हमारा ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगा। मीन्स इस केस में भी हमें एसिमेट्रिक रिलेशन मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। अब मान लो हम लोग दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी हमें एसिमेट्रिक रिलेशन मिल जाएगा, तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग एक बार दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों जब आप लोग दोनों को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 A2 से रिलेटेड है और फिर आपको A2 A1 से भी रिलेटेड मिल जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, तभी एसिमेट्रिक रिलेशन हो पाएगा। तो इसलिए ये पॉसिबल तरीका नहीं होगा। तो इस केस में हमें टोटल 3 तरीका मिल रहा है जिससे इस सारे ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट कर सके ताकि हमारा रिलेशन एसिमेट्रिक हो। तो इस सेल को सेलेक्ट करने का टोटल 3 तरीका हो गया, इसको सेलेक्ट करने का भी 3 हो गया और इसी तरह से इस सेल को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका 3 हो गया। और हमारे पास टोटल n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ सेल है, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, क्योंकि 3 को आप इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा और यही अपना नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आइए बच्चों अब हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है। अगर मान लो हमारा A1 A2 से रिलेटेड है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A2 को A1 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो A1 होगा ये A2 के इक्वल हो सकता है। मीन्स ये क्या कर रहा है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स को अलाउ कर रहा है, जबकि हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन डायगोनल एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। यही बेसिक डिफरेंस है एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में। हमारा जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है ये डायगोनल को भी अलाउ कर देता है, जबकि एसिमेट्रिक डायगोनल को अलाउ नहीं करता है। मीन्स ये वाली कंडीशन दोनों रिलेशंस के लिए सेम होगा, बट हमारे एंटी सिमेट्रिक के पास ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग डायगोनल को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मीन्स हर एक डायगोनल वाली सेल को सेलेक्ट करने का 2 तरीका होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा इसको सेलेक्ट करने का 2 टू दी पावर n। और जब इस कंडीशन का यूज करके इसमें सिलेक्शन करोगे तो फिर से सेम ही नंबर ऑफ तरीका मिलेगा आपको। मीन्स ये इतना ही आ जाएगा 3 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा
2 to the power n multiplied by 3 to the power n square minus n divided by 2। यही आपका टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। So now let's move on our another concept, that is how to find total number of transitive and equivalence relation। तो बच्चों नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड करने का कोई शॉर्टकट और कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, और वहीं पे जब आप लोग टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए आपको पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग बेल नंबर मेथड। तो आप सबसे पहले उसका पार्टीशन करोगे और जितना भी पार्टीशन होगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आइए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि इसमें टोटल कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सेट ए का पार्टीशन करोगे। तो पार्टीशन करने का तरीका मैंने बताया था कि आप लोग इसको कुछ इस तरह से कर सकते हो बेल नंबर कॉन्सेप्ट की यूज करके। P1 1 का पार्टीशन 1 होता है और 2 का पार्टीशन कितना होता है, ये 1 यहाँ पे लिखाता है और फिर ये 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 का पार्टीशन 2 होता है। जब आप 3 का पार्टीशन करोगे तो ये क्या होता है, तो लास्ट में यहाँ पे जो नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है 2 की जगह पे, और फिर क्या करते हैं हम लोग 2 और 1 को ऐड कर देते हैं तो ये 3 हो जाता है, और फिर लास्ट में इसको और इसको ऐड कर देते हैं 5, तो यहाँ से आपको 5 मिल जाता है। तो जब आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए रहेगा और जिसमें 3 एलिमेंट होगा तो उसका टोटल 5 पार्टीशन पॉसिबल है। और वहीं पे जब आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट ए हो और उसके पास 4 एलिमेंट हो, जैसा कि इस एग्जांपल्स में है, तो इस केस में इसका जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन होगा ये हो जाएगा 5 यहाँ पे है तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 + 3 10, और 10 + 5 15, तो यहाँ से 15 मिल जाएगा। तो जब 4 एलिमेंट होगा तो इसका टोटल 15 पार्टीशन पॉसिबल है, तो मीन्स इसका टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो भी 15 ही होगा। मीन्स इस सेट ए पे टोटल 15 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है। ठीक इसी प्रकार P5 P6 P7 बाकी सारे एलिमेंट्स का भी आप पार्टीशन कर सकते हो और वहाँ से आप ये बता सकते हो कि कितना टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, बट फिर भी आपको कुछ डाउट्स है या आपके पास कुछ सजेशंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये रिलेशन चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें मैंने पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है टोटल 6 वीडियोज में। अगर आप ये सारी वीडियोज देखोगे तो आपको दोबारा कभी भी रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये सारी वीडियोज देखिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।